हेलो, हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जाना कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इन सर्वनाम से जुड़े पहलुओं पर गहनता से चर्चा की। आज की इस कक्षा में हम एक अन्य विकारी शब्द विशेषण की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। इसकी परिभाषा की बात करें तो जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। साथ ही यह संज्ञा की व्याप्ति भी मर्यादित करता है। उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से यह संज्ञा यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, और दूसरी बात कि यह संज्ञा की व्याप्ति को किस प्रकार से मर्यादित करता है या संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने से आशय क्या है। तो आइए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। पहले हम यह जानेंगे कि यह संज्ञा की विशेषता किस प्रकार से बताता है। उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सर्वनाम की विशेषता किस प्रकार से बताता है। उदाहरण है काला घोड़ा, लाल फूल, बड़ा घर आदि। इनमें जो ये शब्द है घोड़ा, फूल, घर, यह तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। पूर्व हम परिचित हो चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा, फूल और घर ये नाम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो अन्य शब्द इनके साथ लिखे हुए हैं काला, लाल, बड़ा, ये जो शब्द हैं इनकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। इनके बारे में विशेष जो कुछ है वह बता रहे हैं। घोड़े का रंग काला है, यह इसकी विशेषता है, तो रंग रूपी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। पहला उदाहरण काला घोड़ा को देखें तो काला शब्द घोड़ा की रंग रूपी विशेषता तो बताता ही है। यह शब्द घोड़ा शब्द की व्याप्ति यानी कि विस्तार को मर्यादित यानी कि संकुचित कर देता है। अर्थात घोड़ा शब्द से जितने प्राणियों का बोध होता है उतने प्राणियों का बोध काला घोड़ा शब्द से नहीं होता है। घोड़ा शब्द अधिक प्राणियों का बोध कराता है और काला घोड़ा कम। अगर मैं इस बात की व्याख्या करूं आप लोगों के सामने कि व्याप्ति या विस्तार और ये जो शब्द आए हैं मर्यादित या संकुचित, तो ये किस प्रकार से घोड़ा शब्द की व्याप्ति को मर्यादित कर रहे हैं, तो इस बात से समझ सकते हैं कि जो घोड़ा है, जब हम घोड़ा कहते हैं तो घोड़ा शब्द घोड़े की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। और जब हम काला घोड़ा कहते हैं तो इस प्रकार से वह विशेष एक काले या कुछ काले घोड़ों की परिचय कराता है, यानी कि उसकी संख्या को घटा देता है, कम कर देता है। इस प्रकार से वो जो उसका बहुत विस्तार है उसको संकुचित कर देता है, छोटा कर देता है, घटा देता है या कम कर देता है। इस बिंदु के संदर्भ में कुछ अपवाद भी है, उसे जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है वह उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता है। अब पूर्व हम परिचित हो चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम जानते हैं कि एक वचन में होती है और जातिवाचक संज्ञा या तो एक वचन में होती है या फिर उसका एक वचन बनाया जा सकता है। तो जो पहले से ही एक वचन में है अर्थात एक है, एक की संख्या में है, उसकी संख्या को और कैसे घटाया जा सकता है ना, कैसे उसकी संख्या को कम किया जा सकता है। जबकि ऊपर हम यह जान रहे हैं कि विशेषण का कार्य दो तरह से है। एक तो वह विशेषता बताएगा और दूसरी वह उसकी संख्या को कम करेगा, घटाएगा या उसकी व्याप्ति को संकुचित कर देगा। अब यहाँ पर चूंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पहले से ही कम है या यूँ कहे कि एक वचन में है तो उसे नहीं घटाया जा सकता है। इस तरह से इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित उदाहरण है पतिव्रता सीता, प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर आदि। तो पतिव्रता सीता, अब जो सीता है वह पतिव्रता है। अब इससे ज्यों के त्यों आशय प्रकट हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। प्रतापी भोज से भी उसकी संख्या में कम या ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे घोड़ा कहने पर उसकी पूरी जाति का बोध होता है और काला घोड़ा कहने पर
एक या कुछ घोड़ों का बोध होता है। तो इस प्रकार से प्रतापी, भोज, दयालु, ईश्वर कहने से उनकी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यों के त्यों पहले के समान ही बने रहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की बात करें, मूक पशु, काला घोड़ा, अबोध बच्चा, तो यहाँ भी वही बात है। मूक पशु कहने से और काला घोड़ा कहने से उनकी व्याप्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इन सभी उदाहरणों में संज्ञा की व्यापकता पर कोई असर नहीं आया है, बल्कि वह ज्यों की त्यों है। अब हमने जान लिया कि संज्ञा के संदर्भ में विशेषण किस प्रकार से कार्य करता है, संज्ञा की किस प्रकार से विशेषता बताता है, उसकी व्याप्ति को किस प्रकार से मर्यादित करता है, और हम दूसरे बिंदु पर पहुंच गए हैं कि सर्वनाम की विशेषता किस प्रकार से बताएगा। तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उदाहरण के लिए हम सब पटना जा रहे हैं। दूसरा है मुझ असहाय का क्या होगा। तीसरा, क्या तुम्हें बहुत अधिक गर्मी लग रही है। जिस प्रकार संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द प्रायः संज्ञा के पहले आते हैं, वैसे ही सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि हम, मुझ और तुम्हें, ये जो तीनों शब्द हैं ये सर्वनाम हैं, और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं सब, असहाय, बहुत अधिक, ये उनके बाद में आ रहे हैं। और पूर्व में हमने देखा था काला घोड़ा, तो ये जो शब्द है काला पहले आया है, संज्ञा के पहले, घोड़ा से पहले काला शब्द लिखा हुआ देखा हमने, फूल से पहले लाल शब्द लिखा हुआ। तो संज्ञा से पहले आते हैं संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण शब्द, और वहीं अधिकांशतः सर्वनाम के संदर्भ में बात करें तो सर्वनाम के संदर्भ में जो विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण हैं वे सर्वनाम शब्दों के बाद लिखे जाते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा। आइए जान लेते हैं कि प्रविशेषण क्या है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। अब हमने ये तो जाना कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं तो उन्हें कहते हैं विशेषण। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें प्रविशेषण कहा जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, बहुत मोटा बालक खेल रहा है। यहाँ पर बालक जो है वो संज्ञा शब्द है, मोटा विशेषण है, संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, और प्रविशेषण है बहुत मोटा। कैसा मोटा, बहुत मोटा। तो इस प्रकार से ये जो तीनों शब्द हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है मोटा शब्द जो कि विशेषण है, और मोटा की विशेषता बता रहा है बहुत जो कि प्रविशेषण है। जानते हैं कि विशेष्य क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी मछली, लंबी लड़की, सफ़ेद गेंद। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द है मछली, लड़की, गेंद, ये संज्ञा शब्द हैं, और इनकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं बड़ी, लंबी, सफ़ेद। मछली कैसी मछली, बड़ी मछली। लड़की कैसी है, लंबी है, लंबी लड़की। गेंद कैसा है, सफ़ेद, सफ़ेद गेंद है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं मछली, लड़की और गेंद, ये संज्ञा शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों की जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। एक प्रकार से इन्हें एक दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है, विशेष्य नाम से। आगे बढ़ते हैं। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। उद्देश्य विशेषण के तौर पर, उद्देश्य विशेषण का एक अन्य नाम है विशेष्य विशेषण। वह विशेषण जो विशेष्य के पहले अर्थात संज्ञा के पहले आता है उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए सफ़ेद गाय, हरी चूड़ियाँ। अब इसमें विशेष्य क्या है, गाय और चूड़ियाँ, ये दोनों विशेष्य हैं, और इनसे पहले जो विशेषण आ रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, आगे देखते हैं
विधेय विशेषण। वह विशेषण जो विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आता है विधेय विशेषण कहलाता है। तुम दुबले हो, यहाँ पर यह सर्वनाम है और सर्वनाम के बाद आ रहा है विशेषण। दुबले होना उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण है। बाद में आ रहा है तो इसका एक नाम हो गया विधेय विशेषण। जो पूर्व में आएगा, पहले आएगा, उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, और वही विशेषण अगर बाद में आता है तो हम उसे कहेंगे विधेय विशेषण। दोनों का अंतर स्पष्ट है। अन्य उदाहरण भी देख लें। मेरी गाय काली है, पूनम ईमानदार है। इस प्रकार से वे शब्द जो संज्ञा या विशेष्य से पहले आते हैं उन्हें कहा जाएगा उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, और जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें कहा जाएगा विधेय विशेषण। इन सभी उदाहरणों में दुबले, काली, ईमानदार विधेय विशेषण है। विशेषण के भेद की चर्चा कर लेते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर होगा विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संबंधवाचक। देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अर्थात रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि रंग रूपी विशेषता प्रकट करने वाले कौन से विशेषण होते हैं। नीला, पीला, गुलाबी, हरा आदि। आकार से संबंधित विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं बड़ा, छोटा, गोल, चौड़ा आदि। अवस्था से संबंधित अमीरी, गरीबी, बीमार आदि। समय से संबंधित दैनिक, मासिक, साप्ताहिक आदि। भाव से संबंधित अच्छा, बुरा, कायर, दुबला आदि। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है जान लेते हैं। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 घोड़े, 7 विद्यार्थी आदि। अब यहाँ पर समझ सकते हैं यह बात कि निश्चित का क्या आशय है। जब हम कहते हैं 5 घोड़े या 7 विद्यार्थी, घोड़े और विद्यार्थी ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और इनकी संख्या रूपी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं 5 और 7। 5 और 7 में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है, दुविधा नहीं है, संशय नहीं है। बिल्कुल निश्चित है कि घोड़े की संख्या कितनी है? 5 ही है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 ही है, न 7 से अधिक न 7 से कम। इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। 5 और 7 दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। आइए जानते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। गणनावाचक 1, 2, 50, 100, 1000। इनकी गणना की जा सकती है, गिना जा सकता है। आवृत्तिवाचक दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना आदि। क्रमवाचक पहला, दूसरा, 10वां इत्यादि। समुदायवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। प्रत्येक बोधक हर एक, 2-2, 1.25 आदि। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या
निश्चित रूप से न जानी जा सके उन्हें ही क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर थोड़े आदमी, कुछ रुपए, सैकड़ों गाड़ी, कई दिन। अब यहाँ पर जो शब्द हैं थोड़े, कुछ, सैकड़ों, कई, इनसे किसी प्रकार की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। थोड़े आदमी से क्या ज्ञात होता है? नहीं पता चल रहा है। थोड़े कितने? 2, 4, 10, 50, 1000, कितने? तो थोड़े शब्द से निश्चितता का बोध ना होकर के अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कुछ, सैकड़ों, कई भी इसी प्रकार के शब्द हैं जो निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की मात्रा या नाप तौल का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पूर्व में हमने जाना संख्यावाचक विशेषण जिनसे संख्या का बोध होता है, उसमें से कुछ निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और कुछ अनिश्चित संख्या। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ चले हैं मात्रा या नाप तौल की ओर। अब सारी वस्तुएं गिनी तो नहीं जा सकती हैं, कुछ को मापा और तौला जा सकता है। उसकी विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सेर भर दूध, सब आम, सारा सोना, थोड़ा पानी। अगर आपको सेर भर ना समझ में आए तो यहाँ पर 1 किलो दूध कर लीजिए, या 1 पाव समझ में आए तो ऐसे करके समझ लीजिए। तो इस प्रकार से सब आम, सारा सोना, थोड़ा पानी इत्यादि ये उदाहरण है परिमाणवाचक विशेषण के। सेर भर, सब, सारा, थोड़ा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जानते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 सेर घी, 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो सेब। अब यहाँ पर ये जो शब्द है 2 सेर, 3 मीटर, 1 किलो, तो ये जो शब्द हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित रूप से जाना जा रहा है कि इनकी मात्रा क्या है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अधिक लड़के, सारी संपत्ति, बहुत पानी, अधिक पैसा। अब यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता है कि मात्रा क्या है। संपत्ति, सारी संपत्ति, भाई कितनी संपत्ति है, नहीं जाना जा सकता है, तो उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। सारी शब्द से, बहुत से, अधिक से, अधिक से, इन शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का ही एक अन्य नाम है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा के लिए विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। होते तो वे सर्वनाम ही हैं, लेकिन संज्ञा के लिए वे विशेषण का काम करते हैं। ऐसे में वे क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। और दूसरा इनका नाम है संकेतवाचक, यानी कि ये संज्ञा की ओर संकेत करने का भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण से समझते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा आदि। ये सभी उदाहरण हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के। सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक मैं,
हम, तू, तुम और निजवाचक आप सर्वनामों के अतिरिक्त सर्वनामों का प्रयोग होता है। सर्वनाम से बने होने के कारण इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह ये सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले होता है, तभी वह सार्वनामिक विशेषण होता है, अन्यथा वह सर्वनाम होता है। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। वह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है वो संज्ञा है, वह सर्वनाम है। अब क्योंकि यह संज्ञा से ठीक पहले आ रहा है, इसलिए एक तो यह संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, वह पुस्तक। वह पुस्तक संकेत का भाव है, इसमें संकेत कर रहा है। दूसरे, यह संज्ञा से ठीक पहले आ रहा है, तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब अगर यही बात कुछ अन्य ढंग से लिखी जाए, जैसे वह मेरी पुस्तक है। अब संज्ञा जो है वो यहाँ पर है और सर्वनाम यहाँ पर। ठीक पहले ना हो करके एक अन्य सर्वनाम पुरुषवाचक के बाद वह शब्द है, वह सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार से इस स्थिति में चूँकि यह संज्ञा शब्द से ठीक पहले नहीं है, इसलिए यह केवल और केवल सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन से? मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम रूपांतरण रहित होते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, कई, कोई, कुछ आदि। यौगिक सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसा, तैसा, कैसा, ऐसा आदि। पांचवा भेद है विशेषण का संबंधवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरे वस्तु के संबंध में बतलाता है, उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह के विशेषण संज्ञा, क्रिया विशेषण तथा क्रिया से बनता है। संबंधवाचक जो विशेषण है वो संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया से बनते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। आनंद संज्ञा शब्द है, इसे संबंधवाचक बनाया गया है आनंदमय। बाहर कर लीजिएगा, यहाँ पर बाहर ही लिखा हुआ है। बाहर एक क्रिया विशेषण है जिससे संबंधवाचक बनाया गया है बाहरी। खुलना क्रिया है, इसे संबंधवाचक बनाया गया है खुला। विशेषण की अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तमावस्था और पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। मूलावस्था के बारे में जानते हैं। इस अवस्था में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है। विशेषण शब्द मूल रूप में होता है। इस अवस्था में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है। जो विशेषण होता है वो मूल अवस्था में होता है। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। सुमन चालाक है। दूसरा उदाहरण है रोहन बुद्धिमान है। दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि इसमें एक ही संज्ञा है, अन्य कोई दूसरा संज्ञा नहीं है और सर्वनाम भी नहीं है। केवल एक संज्ञा है और उसी की विशेषता प्रकट की जा रही है। और जो विशेषण है वह अपनी मूल अवस्था में है। मूल अवस्था से क्या अभिप्राय है कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, हेर फेर, बदलाव, जोड़ या घटाव नहीं किया गया है, वह अपने वास्तविक रूप में है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। इस अवस्था में 2 संज्ञा या सर्वनाम में परस्पर तुलना की जाती है। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित तरीकों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से पहला है
विशेषण शब्द से पहले से पद जोड़ दिया जाता है। विशेषण शब्द से पहले किस प्रकार से, आइए जानते हैं। उदाहरण है, राम श्याम से सुंदर है। दूसरा उदाहरण है, कविता सविता से लंबी है। यहाँ पर ये जो शब्द हैं राम और श्याम, यहाँ पर दो संज्ञा हैं। राम भी एक संज्ञा है, श्याम भी एक संज्ञा है, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि संज्ञा एक ही थी और विशेषण भी अपने मूल अवस्था में था और उससे पहले किसी प्रकार का पद नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पर से पद जोड़ा गया है। राम श्याम से सुंदर है, यानी कि यह अधिकता बता रहा है कि राम जो है उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो सुंदरता है वो अधिक है किससे, श्याम से। इसमें तुलना का भी बोध है। कविता जो है वो लंबी है किससे, सविता से। यहाँ पर भी तुलना की जा रही है। आगे भी कुछ तरीके हैं जिससे कि उत्तरावस्था बनाई जाती है, वे देख लेते हैं। की तुलना में, की अपेक्षा, की बनिस्बत, के मुकाबले, के सामने, से अधिक, से बढ़कर, से कहीं, से ज़्यादा। वाक्य में इन पदों के प्रयोग से भी उत्तरावस्था बनाई जाती है। उदाहरण, नरेश की तुलना में महेश बलवान है। नरेश की तुलना में महेश बलवान है। तो की तुलना में इन पदों को जोड़ करके उत्तरावस्था बनाई गई है बलवान शब्द के लिए। मूल अवस्था के विशेषण में तर प्रत्यय जोड़कर भी उत्तरावस्था बना ली जाती है। उदाहरण के लिए, मूलावस्था में विशेषण है उच्च, निम्न, लघु और बृहत। इन सभी मूल अवस्था में उपस्थित विशेषणों में हम तर प्रत्यय जोड़ करके उत्तरावस्था बना लेते हैं। जैसे उच्चतर, निम्न का निम्नतर, लघु का लघुतर, बृहत का बृहत्तर। जानते हैं कि उत्तमावस्था क्या होती है। इस अवस्था में एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना सभी से की जाती है। यह अवस्था निम्न प्रकार से बनाई जाती है। पहला है, विशेषण शब्द से ठीक पहले सब से पद का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, रीता सबसे सुंदर है। दूसरा उदाहरण है, मधुर सबसे लंबा है। इस प्रकार से एक संज्ञा की तुलना सभी से की जा रही है। यानी कि मान लीजिए किसी कक्षा में रीता रहती है और उस कक्षा में 40 अन्य भी लड़कियां रहती हैं, तो उन सब में क्या कहा जा रहा है कि रीता सबसे सुंदर है। एक कक्षा में मधुर है, उसमें अन्य बालक भी हैं, तो कहा जा रहा है कि मधुर सबसे लंबा है। इस प्रकार उत्तमा अवस्था में एक संज्ञा की तुलना सबसे की जाती है। मूल अवस्था के विशेषण में तम प्रत्यय जोड़कर उत्तमा अवस्था बना ली जाती है। किस प्रकार से, आइए उदाहरण से समझते हैं। मूला अवस्था जो हमने पहले उदाहरण लिए थे, यहाँ पर उत्तरावस्था के लिए उन्हीं शब्दों को ले लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उनका उत्तमावस्था बनाया जा सकता है। तो उच्च में तम प्रत्यय जोड़ करके हमने बना लिया उच्चतम। निम्न में तम प्रत्यय जोड़ करके बन गया निम्नतम। लघु में तम प्रत्यय जोड़कर बन गया लघुतम। बृहत में बृहत्तम। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने जाना कि विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।